हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पहले अध्याय में वर्णित कूलाम के नियम का अध्ययन करने वाले हैं। कूलाम के नियम का अध्ययन करने से पहले एक बात जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि इसके पहले शायद 10th में आप लोगों ने ऐसा सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, सजातीय आवेश मतलब लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस या कि माइनस माइनस आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे विजातीय मतलब अनलाइक चार्ज, जैसे प्लस माइनस, इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, और सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो कूलाम के नियम के लिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जानना जरूरी है। इसे स्थिर विद्युत बल कूलाम का नियम भी कहते हैं, और चुंबकत्व में भी कूलाम का नियम आप पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युत बल कूलाम का नियम जिस तरह है उसी तरह है चुंबकत्व में भी कूलाम का नियम है। थोड़ा सा कुछ संकेतों के मायने अलग अलग होते हैं। तो समझिए सबसे पहले कूलाम के नियम का कथन। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो कथन अभी आपने सुना, इसी कथन के आधार पर इसका डेरिवेशन होता है। देखिए कैसे। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, तो ये हमने बिंदु आवेश ले लिए दो, Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी स्मॉल r ले लीजिए। इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल इसी नियमानुसार, तो इनके मध्य लगने वाला बल इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और यही बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन्हें समीकरण 1 और 2 दे दें, और इन्हें मिलाने पर हम क्या देखते हैं कि ये कैसे बन जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान R²। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। नियतांक सामान्यतः दो तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। यहाँ पर अनिश्चित नियतांक आएगा। नियतांक अनिश्चित अर्थात आप किसी भी लेटर से उसको, किसी भी अल्फ़ाबेट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर लाने वाले हैं, और A से यहाँ आने वाले नियतांक को दिखाने जा रहे हैं ऐसे। ये A क्या है बताना पड़ेगा। कोई भी नई चीज़ जैसे ही आती है उसे बताना पड़ेगा, जहाँ A बराबर अनुक्रमानुपातिक नियतांक, अनुक्रमानुपातिक नियतांक। इसके बाद यहाँ पर ये, इसे हम तीसरा समीकरण दे सकते हैं, और वास्तव में तो यही कूलाम का नियम है, लेकिन इस नियतांक के मान अलग अलग माध्यमों और पद्धतियों के लिए, ध्यान से सुने, अलग अलग माध्यमों और पद्धतियों के लिए अलग अलग होते हैं। इसलिए ये डेरिवेशन अभी आगे और चलेगा। जैसे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए फिर पद्धति भी लेंगे। इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में जो A की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 इंटू 10⁹। तो वायु निर्वात के लिए SI सिस्टम में जो ये अनुक्रमानुपातिक नियतांक A है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 क्या है? ये एप्सिलॉन 0 है वायु निर्वात की पारगम्यता या विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का तात्पर्य होता है कि ऐसा माध्यम जो अपने में से विद्युत बल रेखाओं को गुजारने की प्रवृत्ति रखता हो, ज़्यादा अच्छी प्रवृत्ति रखता हो, उसकी प्रकृति ऐसी हो कि वह अपने में से विद्युत बल रेखाओं को ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने की प्रवृत्ति रखे,
इसी को पारगम्यता या विद्युतशीलता कहते हैं। जो पदार्थ अपने में से विद्युत बल रेखाओं को गुजारने की ज़्यादा अच्छी प्रवृत्ति रखता है उसकी विद्युतशीलता अच्छी बोली जाएगी, और जो पदार्थ अपने में से विद्युत बल रेखाओं को गुजारने की प्रवृत्ति उतनी अच्छी नहीं रखता तो अपेक्षाकृत उसकी विद्युतशीलता कम अच्छी मानी जाएगी। अब समीकरण 3 में यह मान रख दीजिए, तो समीकरण 3 से F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर न्यूटन, क्योंकि बल की इकाई एसआई सिस्टम में न्यूटन होती है इसलिए न्यूटन। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर न्यूटन, क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसे लिखे, इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे कह ले समीकरण 4, ये समीकरण 5। लेकिन यहाँ पर जैसे ये एप्सिलॉन 0 आता है, यहाँ पर इसे बोलना चाहिए जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर वायु या निर्वात की पारगम्यता या विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की पारगम्यता या विद्युतशीलता। अच्छा, दूसरी चीज़ एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी होती है। क्या होती है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस डेरिवेशन की लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि ये इसकी यूनिट ये कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे हो जाती है। चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं। इन एसआई सिस्टम हो गया, अब इन सीजीएस सिस्टम में जो ए होता है नियतांक, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो फिर वही अपन ए की वैल्यू फिर से समीकरण 3 में रखेंगे। इक्वेशन बाई थर्ड F इक्वल टू Q1 Q2 R स्क्वायर डाइन, इस तरह से इसे कह सकते हैं समीकरण 6। अब इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ हुए पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन वो यदि विद्युत क्षेत्र में रखे जाएं तो विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। हर पदार्थ का अपना अपना परावैद्युतांक होता है और परावैद्युत पदार्थ का भी परावैद्युतांक होता है। तो परावैद्युतांक के लिए जैसे जान लीजिए वायु अनिर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। इसी तरह धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। हालांकि यह बात पूछी भी जाती है ऑब्जेक्टिव में, वार्षिक में कई बार पूछी जा चुकी है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है और ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कभी भी लिखें तो इसकी इकाई ज़रूर लिखें, अन्यथा वह अधूरी है। तो चलिए परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए इन उसी तरह एसआई सिस्टम ए की वैल्यू क्या होती है, एसआई सिस्टम के लिए क्या होती होगी, 4πε0 के या 9 इंटू 10⁹ मतलब जिससे ये बन गया उससे यह बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है इसी में अपान के हो जाता है बस। फिर वही इक्वेशन बाई थर्ड F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर न्यूटन, या 9 इंटू 10⁹ के इंटू Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर न्यूटन। तो इस तरह से ये इक्वेशन, इसी प्रकार सीजीएस सिस्टम के लिए अपान के हो जाएगा, F इक्वल टू 1 के Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर डाइन। तो इस तरह से यह न्यूटन का नियम पूरा होता है।
अब न्यूटन की नियम की कुछ सीमाएं हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, अलग से भी 2 नंबर की पूछी जा सकती हैं। तो न्यूटन के नियम की सीमाएं 1-2 सीमाएं होती हैं, जैसे यह नियम स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए यह नियम सत्य नहीं है, गतिमान आवेशों के लिए अन्य नियम होते हैं, गतिमान आवेशों को समझाने के लिए अन्य नियम होते हैं। दूसरी सीमा इसकी क्या है, किलोमीटर कोटि से लेकर के और 10⁻⁻15 मीटर, माने किलोमीटर कोटि से कम और 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा, ये जो इस बीच की ये जो रेंज है, इस बीच में ये नियम लागू होता है। किलोमीटर कोटि से अधिक दूरी के लिए ये नियम लागू नहीं होता, और 10⁻⁻15 मीटर से कम के लिए भी यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम पर नाभिकीय बल कार्य करने लगते हैं, नाभिकीय बल कार्य करने लगते हैं, इसलिए यह नियम लागू नहीं होता है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए। तो इस तरह से ये कूलाम का नियम पूरा हुआ। अब लास्ट में जो हमने चर्चा किया था कि एप्सिलॉन 0 की ये इकाई कहाँ से आ जाती है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए यह बात, ये तो ऑब्जेक्टिव में स्वयं एक क्वेश्चन होता है, लेकिन ये इसका रीजन जानने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। F = 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। ये अभी अपन पीछे ड्राइव कर चुके हैं। तो इसी को यदि हम लिखें एप्सिलॉन 0 = 1/4πF × Q1 × Q2/R²। अब 1/4π की तो इकाई होती नहीं है, इसका मात्रक नहीं होता, लेकिन जिनके अब ये जो राशियाँ बची इनके मात्रक लिख सकते हैं। तो SI सिस्टम में एप्सिलॉन 0 के मात्रक आपको मिल जाएंगे। तो क्या, बल, पहले तो इसको ले लीजिए, आवेश, आवेश की इकाई कूलाम होती है, कूलाम × कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, अपान बल की इकाई न्यूटन होती है तो न्यूटन हो गया, SI यूनिट बल की न्यूटन होती है, R² मीटर, तो ये हो गया मीटर। इस तरह से एप्सिलॉन 0 की SI यूनिट ये इतनी हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एक कूलाम का नियम है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनके लिए माइंड करें। और ये कूलाम का नियम अपने आप में महत्वपूर्ण है, यूजफुल है वास्तव में। यह है, इसके आगे जब अपन लोग पढ़ेंगे तो यह नियम कई डेरिवेशनों में यूज होता है। धन्यवाद।